Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने डिपेंडेंट सैंपल्स के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया था और हमने एक एग्जांपल के ज़रिए इसके कॉन्सेप्ट्स को इन्हांस भी किया। आज उसी सिलसिले का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद क्लियर करेंगे। चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से हम देखेंगे। याद रखिए कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट जितनी ज़्यादा लेंथी होगी इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए हैं जो कि रियल लाइफ से भी रिलेटेड हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो देखें स्टेटमेंट को। अ टैक्सी कंपनी इज ट्राइंग टू डिसाइड वेदर द यूज ऑफ रेडियल टायर्स instead of regular belted tires improves fuel economy। रियल लाइफ से एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हवाले से ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है कि एक टैक्सी कंपनी है और वो ये देखना चाह रही है, डिसाइड करना चाह रही है रेडियल टायर्स के हवाले से अपना डिसीजन लेना चाह रही है कि रेगुलर टायर्स जब हम इस्तेमाल करते हैं जो कि आमतौर पर बेल्टेड टायर्स होते हैं, उनके अंदर बेल्ट लगी होती है, और जो रेडियल टायर्स हैं वो आमतौर पे उसको हम ट्यूबलेस टायर्स भी कहते हैं। तो अगर हम रेडियल टायर्स यूज करें तो हमारी फ्यूल इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा, एक्चुअली टैक्सी कंपनी जो है वो ये चेक करना चाह रही है। ठीक है, 12 कार्स वर इक्विप्ड विद रेडियल टायर्स। उन्होंने एक सैंपल सेलेक्ट किया है 12 कार्स का जिसमें रेडियल टायर्स लगे हुए, वर ड्रिवन ओवर अ प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट कोर्स। यानी टेस्ट कोर्स जो है उसकी लेंथ या उसका टाइम पीरियड या यूं कह लीजिए कि जो डिस्टेंस है वो पहले से तय है, ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करना है ताकि फ्यूल की जो कंजम्पशन है उसको नोट किया जा सके। सो 12 कार्ड्स हैं, ठीक है, और उनके पास रेडियल टायर है। आपने सिचुएशन को रियल लाइफ से अंडरस्टैंड करना है। रेडियल टायर्स लगे हुए हैं और कार को ड्राइव किया गया है, कार्स डिफरेंट जो, और एक खास टेस्ट कोर्स था विदाउट चेंजिंग द ड्राइवर्स। देखिए यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह वो एक एक बात का ख्याल रख रहे हैं कि क्योंकि बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जिसमें फ्यूल कंजम्पशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। यानी जो ड्राइवर्स हैं उनकी जो ड्राइविंग स्टाइल के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें भी जो है वो डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि हर पर्टिकुलर पर्सन का जो ड्राइविंग स्टाइल है वो डिफरेंट होता है और वो उसी हिसाब से अपनी ड्राइविंग जो है ना वो मूव कर रहा होता है और कंजम्पशन जो है वो फ्यूल की उस हिसाब से एडजस्ट हो रही होती है। क्योंकि एक्सेलरेटर पर पाँव रखना है, ब्रेक पर पाँव कब रखना है और किस तरह हमने रेस को जो है ना वो आगे प्रोसीड करना है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं कि जिसमें फ्यूल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है कि विदाउट चेंजिंग द ड्राइवर्स, यानी इसका मतलब ये है कि जो ड्राइविंग स्टाइल है या जो ड्राइव करने वाला पर्सन है वो चेंज नहीं किया गया। ठीक है, द सेम कार्स, इसका मतलब है एक और इंपॉर्टेंट बात रख दी गई कि कार भी अगर चेंज कर दी जाए, क्योंकि कार्स टू कार्स जो है वो इंजन की जो कैपेसिटी है वो उस हिसाब से फ्यूल की एडजस्टमेंट को चेंज कर दी। यानी हमने समझना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हर वो फैक्टर जिसकी वजह से कार की कंजम्पशन जो है फ्यूल के हवाले से जो भी वो जो पेट्रोल को या जो भी आपके पास पेट्रोलियम या गैसोलीन वहाँ पर अवेलेबल है इंजन के अंदर, उसको चेंज करने के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको मैक्सिमम रिड्यूस किया गया है। सो बी केयरफुल कि आपने माइंड के अंदर रखना है कि ये सारे फैक्टर्स इसलिए रखे गए हैं ताकि एक्चुअल जो हमारा टास्क था वो पूरा हो सके। ठीक है, सो कार्स के ड्राइवर नहीं चेंज किए गए, कार्स को चेंज नहीं किया गया, फिर उन्हीं कार्स के अंदर जो है वो रेगुलर बेल्टेड टायर्स को लगा दिया गया। ठीक है, और एंड ड्रिवन वंस अगेन द ओवर द टेस्ट कोर्स, उसी टेस्ट कोर्स के हवाले से वो जितना भी डिस्टेंस था, जितने भी दिन के हवाले, जितने भी दिन उसमें रिक्वायर्ड थे जो कि डिसाइडेड थे, पैरामीटर सारे के सारे वो रख दिए गए। अब वो द गैसोलीन कंजम्पशन इन किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, सो पर लीटर किलोमीटर के हवाले से यहां पर बताया गया है कि रेडियल टायर जो है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कार जो है अगर रेडियल टायर के साथ है
तो वो 4.2 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करती है पर लीटर के अंदर, ठीक है, जबकि बेल्टेड टायर जो है वो 4.1 करती है, ठीक है। अब आगे अगर दूसरी कार के हवाले से इंफॉर्मेशन ली जाए तो दूसरी कार में जब रेडियल टायर्स लगे थे तो उसने 4.7 किलोमीटर पर लीटर जो है वो अपनी डिस्टेंस को कवर किया है, और 4.9 जो है वो बेल्टेड टायर ने। यानी यहाँ जरा गौर से देखें कि कार चेंज हुई है तो उनकी वैल्यूज जो है वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, ठीक है। इसी तरह थर्ड कार के हवाले से अगर हम देखें तो थर्ड कार ने रेडियल टायर्स के साथ जो है वो 6.6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, जबकि बेल्टेड टायर के साथ उसने उसी ड्राइवर ने 6.2 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया। सो ये सिलसिला चलता रहा है और टिल 12 कार्ड्स तक हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो आ गई है। अब इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो ये कह रहा है एट 0.025 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो अल्फा की वैल्यू यहां पर डिफाइन कर दी गई है, दैट इज 0.025, और फिर वो कहा गया है कि कैन वी कंक्लूड दैट रेडियल टायर्स गिव द बेटर फ्यूल इकोनॉमी, जो कि यहां पर भी यही माइंड के अंदर था कि वेदर द यूज ऑफ रेडियल टायर्स इंस्टेड ऑफ रेगुलर टायर्स इंप्रूव्स फ्यूल इकोनॉमी। यानी एक्चुअली इस पूरी सिचुएशन का जो मकसद था वो ये था कि ये चीज चेक की जाए क्या रेडियल टायर्स को यूज करने से फ्यूल इकोनॉमी बेहतर होती है। और ये जो हमारे पास सैंपल का रिजल्ट आया है, आप जरा गौर कीजिए, दिस इज पेयर्ड सैंपल। रीजन क्या है कि एक ही जो है वो सिचुएशन है, एक ही यूं कह लीजिए कि आपके पास सैंपल है जिसकी दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो इसीलिए वो पेयर्ड ऑब्जर्वेशन बन गई हुई है, वो डिपेंडेंट सैंपल्स हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा पेयर्ड सैंपल्स विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी जो लास्ट लेक्चर में इसको हमने पेयर्ड के साथ डिपेंडेंट भी लिखा था। सो आपने इस हवाले से सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। ये जरूरी नहीं है, बी केयरफुल, कि हर जो यूं कह लीजिए क्वेश्चन के जिसमें सैंपल्स की वैल्यूज एक जैसी हो तो वो पेयर्ड होंगी, जब तक आपको रियल सेंस में सिचुएशन क्लियर ना हो जाए कि आपके पास एक कार है जिसमें दो डिफरेंट टाइप के टायर्स लगाए गए और फिर वहां से फ्यूल कंजम्पशन को चेक किया गया है टायर को चेंज करके। सो ये पेयर्ड ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, पेयर्ड सैंपल का क्वेश्चन है, इसलिए इसको इस हवाले से आपने माइंड के अंदर रखना है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन सिचुएशन को जो हमने रियल लाइफ से लिया है इसको समझते हुए इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग की तरफ मूव करते हैं। जी, हमने अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप कर ली। आपने नोट किया होगा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर हमने 4 to 5 मिनट्स स्पेंड किए हैं। बी केयरफुल, पेपर में भी ऐसे ही है, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। सो हम अब इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन स्टेप है दैट इज नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को जनरेट करना होता है हमने, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारा रिसर्चर हाइपोथेसिस जो है वो H1 होता है। चूंकि हमने ये चेक करना है कि रेडियल टायर्स की जो कंजम्पशन है वो बेहतर है दूसरे बेल्टेड टायर से, तो हम यहाँ पर चूंकि डिफरेंस के हवाले से देखते हैं तो म्यू डी इज ग्रेटर देन 0 और इसका जो हमारे पास नल उसके अगेंस्ट बनेगा दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब यही है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, और जब आप उसको शिफ्ट करते हैं तो वो राइट साइड पर आपके पास 0 आ जाता है। और चूंकि हमारे पास लेफ्ट हमने डिफरेंस को म्यू डी से रिप्रेजेंट किया था, इसलिए हम इसको वहां पर एज इट इज पुट अप करेंगे। सब अब आगे चलिए अल्फा की तरफ, दैट इज गिवन 0.025 एंड देन हमारे पास जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है दैट इज टी, और टी की वैल्यू टी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है दैट इज डी बार माइनस डेल्टा नॉट डिवाइडेड बाय एस डी हैट ओवर एन अंडर रूट, ठीक है। डी इज यू नो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, डी इज एक्स माइनस वाई, यानी जो आपके पास एक्स की वैल्यूज यानी फर्स्ट सैंपल की वैल्यू और सेकंड सैंपल की जो वैल्यू है उसका डिफरेंस है, और उसके बाद एस डी जो है वो
अगर हम यहाँ पर b डिफाइन कर देते हैं, एस डी हैट इज इक्वल्स टू 1/n-1 सिग्मा डी स्क्वायर माइनस सिग्मा डी होल स्क्वायर ओवर n, और एंड में इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर रूट रिक्वायर्ड। सो ये हमारे पास जनरलाइज्ड आंसर थे फॉर्मूलाज के हवाले से। आउटलुक्स थी, अगर आप डेल्टा नॉट को देखें तो दिस इज गिवन एज 0। ठीक है, अब जस्ट हमने अपनी कैलकुलेशंस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। आप लोग भी जो है अपने कैलकुलेटर सामने रखें ताकि हम डिफरेंस को अच्छे तरीके से देख सकें, इसको कैलकुलेट कर सकें। सबसे पहले हम d कैलकुलेट कर लेते हैं। d इज द डिफरेंस x माइनस वाई, 4.2 माइनस 4.1। सो पॉइंट्स का जब भी क्वेश्चन हो तो कोशिश आपने यही करनी है कि आप कैलकुलेटर को जरूर सामने रखें ताकि किसी किस्म की भी कोई भी एम्बिग्विटी प्रोड्यूस ना हो। 4.2 माइनस 4.1, दिस इज 0.1। Then for this one 4.7 minus 4.9, this is minus 0.2। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ और आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको भी माइंड के अंदर रखना है कि हमेशा कोशिश करनी है कि आपके पास कम से कम जो है वो स्टेप्स इन्वॉल्व हों और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम के साथ आपने इसको देखना है और अपना टाइम सेफ भी करना है। सो हमें आप जरा गौर कीजिए कि हमें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दो तरह के सम्स चाहिए, सिग्मा डी स्क्वायर और सिग्मा डी। सो अगर इस तरह की सिचुएशन आपके पास प्रोड्यूस हो रही है कि पॉइंट्स में आंसर आ रहा है तो आप क्या करें कि डिफरेंस लेने के बाद जो आपके पास कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आंसर नजर आ रहा है उसका स्क्वायर लेकर डी स्क्वायर भी साथ ही मेंशन कर दें। उससे ये होगा कि आपको आसानी हो जाएगी, बाद में दोबारा आपको पॉइंट्स की सूरत में कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेगी। यानी मैं ये कर रहा हूं कि डी स्क्वायर भी साथ साथ ही लिखता चला जाऊंगा ताकि आपके लिए बाद में सम करना आसान हो जाए। सो 0.1 हमने चूंकि ये कैलकुलेट कर लिया हुआ है, 0.1 स्क्वायर का आंसर जो है वो हमारे पास है 0.01। फिर चूंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है सो आप उसी अंदाज में इसको भी लिखेंगे। 0.2 का स्क्वायर आप, सो दिस इज 0.04। नाउ दिस वन, अब यहां से चलेंगे, पहले माइनस करेंगे और फिर स्क्वायर कर देंगे। सो देखिए 6.6 माइनस 6.2, 0.4। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर 0.4 और उसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे। दिस इज 0.16। ठीक होगी बात। आगे चलिए, 7.0 माइनस 6.9, इट इज 0.1 और फिर इसका स्क्वायर भी साथ ही ले लेंगे। दिस इज 0.01। देन फॉर दिस वन 6.7 माइनस 6.8, दिस इज माइनस 0.1 और जब आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो दिस इज 0.01। फॉर दिस वन अगर आप देखें तो 4.5 माइनस 4.4, इट इज 0.1 एंड इसका जब स्क्वायर लेंगे तो अगेन दिस इज 0.01 अकॉर्डिंग टू दिस वन। 5.7 5.7 ये 0 हो जाएगा, यहां पर भी 0 आ जाएगा। आगे चलिए, 6.0 माइनस 5.8, इट इज 0.2 और जब इसका स्क्वायर कर लेते हैं इट इज 0.04। फिर यहां से आप देखेंगे 7.4 माइनस 6.9, इट इज 0.5 और जब इसका स्क्वायर ले लेंगे दिस वुड बी 0.25। देन 4.9 माइनस 4.7, इट इज 0.2 और इसका स्क्वायर करेंगे दिस वुड बी 0.04। 6.1 माइनस 6.0,
it is 0.1 and after squaring it is 0.01. फिर 5.2 minus 4.9 it is 0.3 और स्क्वायर लेने के बाद हम देखते हैं दिस इज 0.09. कैलकुलेशंस को वेरीफाई कर लें. हमारे पास 12 ऑब्जर्वेशंस थी. हमने जो आंसर्स फाइंड कर लिए हैं वो भी 12 हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो वेरिफिकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है. अब हमें डी का सम करना है और डी स्क्वायर का सम करना है. तो देखिए यहाँ पर एक और मैं आप लोगों को जो है वो टैक्टिक बताने लगा हूं कि आपने किस तरह अपने टाइम को भी सेव करना है. बी केयरफुल. जरा गौर से देखिए कि मैं यहां से चल रहा हूं. दिस इज -0.2 और दिस इज +0.2. आपको इसको कैलकुलेटर पर लिखने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली हमारे पास 0.1 माइनस और प्लस दोनों साइड पर कैंसिल हो गए और हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है. सो इसलिए हम इसको डायरेक्टली अब ऐड कर लेंगे. दिस वुड बी 0.1 प्लस 0.4 प्लस 0.1, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.3. सो दिस इज, अगर मैं यहाँ साइड पर लिख देता हूँ, सिग्मा डी का जो आंसर आया आपके पास दिस इज 1.7. ठीक है. यहीं से हम प्रोसीड कर सकते हैं डी बार के लिए. डी बार इज सिग्मा डी ओवर एन. सो इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस जो थी वो 12 थी. 0.1417. नाउ नेक्स्ट सिग्मा डी स्क्वायर 0.01 प्लस 0.04 प्लस 0.16 प्लस 0.01 प्लस दिस वन. अब हमने ये दो दफा और करना है. प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस जीरो को करने की जरूरत नहीं है. दिस इज 0.04 प्लस 0.25 प्लस 0.04 प्लस 0.01 प्लस 0.09. बहुत ध्यान से आपने एक एक कैलकुलेशन पर फोकस करना है, क्योंकि एक भी पॉइंट या डिजिट जो है वो चेंज हो गया तो आपका आंसर जो है वो वेरीफाई नहीं हो सकेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. सो दिस इज 0.67 सिग्मा डी स्क्वायर. सो सिग्मा डी स्क्वायर का आंसर जो है वो 0.67 यहाँ पर एग्जिस्ट कर गया. अब हमें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये कैलकुलेशंस करनी है, कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ साइड पर एस हैट डी. देखिए चूंकि फॉर्मूला लिखा हुआ है तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पुट अप कर देता हूँ. 1 ओवर n माइनस 1. n जो है 12 था, 12 माइनस 1 इज 11. सो सिग्मा डी स्क्वायर हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है 0.67 माइनस और सिग्मा डी इज 1.7. सो 1.7 का स्क्वायर करना है और इसको n यानी 12 पर डिवाइड कर देना है और फिर उसके बाद इसकी फाइनलाइजेशन होगी कैलकुलेशंस में. सो देखिए 1.7 का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 के साथ और फिर इस आंसर को 0.67 में से माइनस कर देंगे और फिर बाहर आकर ये 11 से डिवाइड हो जाएगा और देन फिर हमने स्क्वायर रूट ले लेना. सो जब एस डी को फाइनलाइज करते हैं दिस इज 0.1975 एस हैट डी. अब हमने टी जो टेस्ट स्टेटिस्टिक था उसको कैलकुलेट करना है. सो दिस वुड बी टी इज इक्वल टू डी बार है पहले. सो डी बार की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की हुई है 0.1417 माइनस 0 डेल्टा नॉट ओवर 0.1975 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12. सो दोबारा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना. सो इसको आप डिवाइड कर दीजिए. इस फैक्टर को पहले सॉल्व कर लेते हैं और
फिर न्यूमरेटर से इसको डिवाइड कर देंगे 0.1417. So this is 2.4851. This is the calculated value जो कि हमारे पास जो सैंपल ऑब्जर्वेशंस आई थी वहां से हमने जो कैलकुलेशंस की हैं वहां से हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसकी वैल्यू 2.4851 हमने कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और क्रिटिकल रीजन के थ्रू हम इसको रिजेक्ट या एक्सेप्टेंस की तरफ मूव करते हैं। जी अब नेक्स्ट हमारे पास है क्रिटिकल रीजन C.R। आपने रिजेक्ट करना है, ये सब डिफाइंड है ऑलरेडी पहले से, हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको जो है रिवाइज किया था कि किस तरह हमने क्रिटिकल रीजन को लिखना है। रिजेक्ट H0 इफ T कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन T V into 1 minus alpha एंड यू रिमेंबर कि हमारा जो क्रिटिकल रीजन का साइन है इट्स डिपेंड्स अपॉन H1 साइन। सो H1 का साइन हमने इससे पहले लिखा हुआ है दैट इज ग्रेटर देन। सो यहां से हम 1 माइनस अल्फा को कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस 0.025 सो दिस वुड बी 0.975 V is equals to n minus 1, n is 12 minus 1 is 11। Hence आप ये कह सकते हो कि V into 1 minus alpha is equals to T 11 और 0.975 जो कि आपने टेबल से इसको कैलकुलेट करना है। सो टेबल पे जब आप देखते हैं तो इसकी वैल्यू है 2.201। ठीक है, अब कंक्लूजन देखेंगे, माइंड के अंदर रखिए, यहां मैं साइड पर लिख रहा हूं कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी हमारी दैट वाज 2.4851 जो हमने लास्ट बोर्ड पर कैलकुलेशंस की थी। सो अब कंक्लूजन क्या होगा जरा देखिए। कंक्लूजन अब आप देखिए कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.48 और ये है 2.2। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द रूल हम H0 को रिजेक्ट कर सकते हैं। H0 को रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि आप लिखेंगे एज 2.4851 इज ग्रेटर देन 2.201। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कंक्लूजन लिखते हुए किस तरह अपने जो है क्लेम को वेरीफाई करना है या उसको डिसएसोसिएट करना है, ये सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से माइंड में रखनी है। चूंकि 2.4851 इज ग्रेटर देन 2.201 और दैट इज जो कि हमारा क्रिटिकल रीजन था कि T इज ग्रेटर देन TV1 माइनस अल्फा। तो ये हमारा जो आउटलुक है ये बता रहा है कि अगर ये चूंकि ये चीज प्रूफ हो चुकी हुई है और ये अगर प्रूफ हो जाए तो हम अपने H0 को रिजेक्ट कर देते हैं। सो वी रिजेक्ट H0 एंड कंक्लूड दैट, क्या चीज कंक्लूड हो रही है H0 को रिजेक्ट करने से? म्यू D इज ग्रेटर देन 0 और इसका मतलब क्या है? दैट इज radial tires improve fuel economy। ठीक हो गया? होप आज का लेक्चर आपको यहां अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इन स्टेप्स को रिवाइंड करके अच्छे तरीके से चेक करें और इसकी स्टेटमेंट को रियल लाइफ के हवाले से जरूर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।